कश्मीर। नाम सुनते ही ज़हन में एक खूबसूरत तस्वीर उभरती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक स्वर्ग, नीले आसमान को अपने अंदर समेटे हुए शीशे की तरह साफ झीलें और हरी भरी वादियां जहां जिंदगी खिलखिलाती है। यही स्वर्ग था जो हमारे दोस्तों के ग्रुप को अपनी ओर बुला रहा था। सैरा, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती है। डेविड, जो हर चीज पर शक करता है। एमिली, जो हमेशा सावधान रहती है। और मैं, जॉन, जो हमेशा से ही छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता हूं। हमने अपनी इस ट्रिप को महीनों पहले प्लान किया था। नक्शे देखे, ट्रैवल ब्रोशर्स पढ़े और खुद को कश्मीर के कल्चर और खूबसूरत नज़ारों में डुबाने के लिए बेताब थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने एक रोड ट्रिप शुरू की, कश्मीर के दिल की ओर। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और नज़ारे और भी मनमोहक। हम सब उस खूबसूरती में खो गए थे जो हमें घेरे हुए थे। हमारे दिन गुजरे पुराने मंदिरों को एक्सप्लोर करने में, हरे भरे जंगलों में हाइकिंग करने में और डल लेक के शांत पानी में शिकारास की सवारी करने में। हर दिन एक नया एडवेंचर लेकर आता था, पिछले से भी ज्यादा रोमांचक। हमारी यात्रा का तीसरा दिन था जब हम पहाड़ की चोटी पर बनी एक संकरी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। तभी हमने गुजराल वैली के किस्से पहली बार सुने। रहस्य में डूबी हुई एक जगह जहां पुरानी कहानियां, अजीब और गरीब घटनाओं की डरावनी कहानियों के साथ जुड़ी हुई थी। हमारे ड्राइवर बशीर, एक नेक दिल बुजुर्ग, जब हमने उससे उस वैली के बारे में पूछा तो वो झिझके। उनकी आंखें, जो हमेशा खुशी से चमकती रहती थीं, डर के साए से भर गईं। गुजराल वैली, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। ये कहानियों की जगह है साहब। ऐसी कहानियां जो अनकही ही अच्छी हैं। हमने और ज्यादा जानने के लिए उनसे जिद की। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बशीर, जो पहले तो हिचकिचा रहे थे, आखिरकार मान गए और उस वैली से जुड़ी लोकल कहानियां हमें बताईं। उन्होंने एक पुराने परिवार, गुजरल परिवार के बारे में बताया, जिन्होंने कभी उस वैली पर राज किया था। उनका राज मिस्से किस, उन्होंने बताया, क्रूरता और लालच से भरा था। एक कहानी उनके मुखिया की थी, एक निर्दयी इंसान जिसने धोखे और छल से अपना धन इकट्ठा किया था। उसने अपनी ही बेटी को एक अमीर आदमी से शादी करने से इनकार करने पर उनके पुश्तैनी घर की दीवारों के भीतर कैद कर दिया था। दूसरी कहानी एक छुपे हुए खजाने की थी, जिसे ढूंढते हुए मरने वालों की आत्माओं ने शापित कर दिया था। बशीर की कहानियों ने हमारी रूह कंपा दी, उत्साह और घबराहट का एक अजीब मिश्रण। हमें उस वैली से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। गुजरल एस्टेट के टूटे हुए खंडहरों से दूर रहने को कहा गया था। पर खतरे और रहस्य के बारे में कुछ तो ऐसा था जो हमें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे पतंगें जलती हुई लौ की ओर खींची चली जाती हैं। बशीर की चेतावनियों के बावजूद हमने उन्हें गुजराल वैली के बाहरी इलाके तक ले जाने के लिए मना लिया। सूरज डूबने लगा था जब हम एक लंबे, घुमावदार रास्ते पर पहुंचे। जंगली पौधों से भरा हुआ और टेढ़े मेढ़े पेड़ों से ढका हुआ, ये साफ था कि इस रास्ते पर कई सालों से कोई नहीं गया था। रास्ते के अंत में गुजराल एस्टेट खड़ा था। एक समय भव्य रहा ये बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। बेतरतीब पत्थरों से बनी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं और ज्यादातर खिड़कियां बंद थीं।
छत कुछ जगहों से झुकी हुई थी, जैसे कि अपने आप में ही ढहने वाली हो। उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। जैसे ही हम जीप से उतरे, एक अजीब सी बेचैनी ने हमें घेर लिया। हवा काफी ठंडी हो गई थी और सूरज की आखिरी किरणें भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थीं, जो उस जायदाद पर छाया हुआ था। अपनी आशंकाओं के बावजूद हम अनजान के प्रति अपने आकर्षण को नकार नहीं सके। यह इतिहास और अंधेरे में डूबी हुई जगह थी और हम इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। धीरे धीरे हम मुख्य द्वार के पास पहुंचे। भारी लकड़ी का दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, मानो एक लंबी नींद से जगाया गया। जैसे ही हम अंदर गए, सड़ा की एक अजीब सी गंध ने हमारे नथुनों को भर दिया। बंद खिड़कियों की दरारों से आती मंद रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। गुजराल एस्टेट का इंटीरियर उसकी पुरानी भव्यता का प्रमाण था, जो अब फीकी और जर्जर हो चुकी थी। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और कभी आलीशान रहे फर्नीचर धूल की परतों से ढके हुए थे। हम अंधेरे गलियारों में भटकते रहे। हमारे कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। दीवारों पर लगे सख्त चेहरों वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें हमारी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अनदेखी नजरें हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हों। ठंडी हवा के झोंकों ने हमें कंपा दिया, जबकि बाहर का मौसम सुहावना था। जैसे जैसे हम हवेली के अंदर जाते गए, हमें अजीब और घटनाएं नजर आने लगीं। हमारे पीछे एक फर्श का तख्ता चरमराया, जबकि हम उस कमरे में अकेले थे। परछाइयों से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन जब हमने मुड़कर देखा तो वह गायब हो गई। सैरा ने कसम खाई कि उसने अपनी आंख के कोने से एक हलचल देखी थी, एक परछाई जो मखमली पर्दे के पीछे भागी थी। डेविड, जो हमेशा शक करता था, ने इन घटनाओं को हमारी कल्पना का खेल बताया, हमारे मन का वहम जो हमने कहानियां सुनी थी। लेकिन एमिली और मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि हम अकेले नहीं हैं। इस घर में कुछ और था, कुछ अनदेखा और बुरा। हम आगे बढ़ते रहे, हवेली की गहराई में खींचे चले गए। गलियारा एक भव्य बॉलरूम में खुलता था। इसका एक समय पॉलिश किया हुआ फर्श अब धूल और मलबे की एक मोटी परत से ढका हुआ था। छत से एक विशाल क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था, जिसके कोने गंदगी से सने हुए थे, जो कमरे में विकृत परछाई डाल रहे थे। बॉलरूम के बीच में हमने एक बड़ा अलंकृत नक्काशीदार दरवाजा खोजा। यह बंद था, लेकिन हम अंदर से फीकी आवाजें सुन सकते थे, जैसे धीमी आवाजों में कोई बात कर रहा हो। डेविड ने जोर लगाकर दरवाजा खोला, जिससे एक छोटी धूल भरी लाइब्रेरी का पता चला। दीवारों पर बुक शेल्फ बने हुए थे, जिनमें चमड़े और मखमल से बने प्राचीन ग्रंथ भरे हुए थे। एक अकेली खिड़की, जिसका शीशा टूटा हुआ और गंदा था, रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। कमरे के बीच में धूप की एक हल्की सी किरण में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो एक बड़ी किताब पर झुकी हुई थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ पर शॉल की तरह फैले हुए थे। उसने एक फीकी रेशमी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके झुर्रियों वाले हाथों में कई सूखी बूटियां आती भोए कई बंग से गीत की कई अंगूठियां पहनी हुई थीं और वो एक चश्मा पकड़े हुए थी। हम दरवाजे पर जमे हुए खड़े थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। बूढ़ी औरत ने हमारी उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें उसके सामने रखी किताब पर टिकी हुई थीं। नमस्ते, सारा ने हिम्मत करके कहा। हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था।
बूढ़ी औरत चुप रही। उसका ध्यान अभी भी किताब पर टिका हुआ था। हमने एक दूसरे को परेशानी से देखा। ये औरत कौन थी और इस खंडहर हवेली में क्या कर रही थी? हम तो बस गुजर रहे हैं, एमिली ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हम अभी चले जाएंगे। मानो अचानक हमारी उपस्थिति का एहसास होने पर बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें तीखी नीली हमारी आंखों से मिली और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज धूल की तरह सूखी थी। उसकी निगाहें मानो हमारी आत्मा को भेद रही। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है,